आइए आज हम बात करते हैं रिट के बारे में कि रिट्स क्या होती हैं। इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमें एक बात पता होना चाहिए कि रिट जारी क्यों की जाती है और ये रिट होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के समय मनुष्य के सर्वांगीण विकास मतलब उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए उसे कुछ राइट्स दिए, कुछ अधिकार दिए, जिसे हम सामान्य तौर पे मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो मनुष्य को फंडामेंटल राइट्स दिए गए, भारतीय नागरिकों को क्या किया गया, मूल अधिकार दिए गए। लेकिन मूल अधिकार देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, उस अधिकार की सुरक्षा करना भी जरूरी है। तो भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए, उन अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान के अंदर। जैसे ये प्रावधान हम भारतीय संविधान में 4 भागों में देख रहे हैं। एक आर्टिकल 13 में हम जब पढ़ते हैं, आर्टिकल 13 जब हम पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं जुडिशियल रिव्यू, जहां पर क्या होता है कि अगर कोई कानून आया है तो उस कानून की न्यायिक जांच होगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यह कानून है वो कहीं नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो एक आप यहां पे देखेंगे कि कोई भी कानून अगर देश की संसद के द्वारा बनाया जाता है तो वो है नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या नहीं करता है, उसकी न्यायिक जांच करने का अधिकार है, वो आर्टिकल 13 में दिया गया है। अगर वो उल्लंघन करता है तो उसे उस सीमा तक शून्य कर दिया जाएगा जिस सीमा तक वो न्यायिक जो अपने अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनका उल्लंघन कर रहा है। बात समझ में। दूसरी बात हम देखेंगे आर्टिकल 359 में। आर्टिकल 359 के अंदर कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स कांट बी curtailed एक्सेप्टिंग ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आर्टिकल 359 में यह कहा गया है कि इमरजेंसी को छोड़कर कभी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उनको कर्टेल नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई आपको। यहां भी अपात स्वरूप 2 राइट्स ऐसे हैं जिनको हम आपातकाल के दौरान भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। तीसरी बात, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 हैं, ये वो प्रोविजन हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से संबंध रखता है और आर्टिकल 226 है वो हाई कोर्ट से संबंध रखता है। ये दोनों आर्टिकल ये प्रोविजन करते हैं कि कोर्ट है वो रिट जारी कर सकते हैं। अब ये रिट जारी क्यों की जाती है, तो देखो रिट है वो एक तरह से प्रोटेक्टर होता है, गारंटर होता है, सुरक्षा कवच होता है मूल अधिकारों का। बात समझ में आई। इसलिए रिट जारी करने की पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। अब ये रिट जारी करने की पावर हम 2 आर्टिकल्स में देखते हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 के बारे में, आर्टिकल 32 के बारे में। देखिए आर्टिकल जो 32 है इसके 2 काम हैं। आई का मतलब किसी इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है। अगर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, वो कर्टेल हो रहे हैं, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। तो याद रखना, डायरेक्टली यूज आर्टिकल 32 टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, उनको कर्टेल किया जा रहा है, तो आप डायरेक्टली कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा, आर्टिकल 32 जो दूसरा काम करता है वो क्या करता है, ध्यान से सुनिए। वो सुप्रीम कोर्ट को इंपावर्स करता है, सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है कि वह रिट जारी करे, किसके लिए, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वो रिट्स जारी करे और वो 5 प्रकार की रिट यहां जारी कर सकता है। क्या ये बात समझ में आई आपको। आर्टिकल 32 की इन्हीं इंपॉर्टेंस की वजह से इन्हें सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इज नोन एज द प्रोटेक्टर एंड द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का प्रोटेक्टर और गारंटर कहा जाता है। और इसी खूबसूरती को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इन्हें हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा, भारतीय संविधान की
जो हार्ट एंड सोल है उसकी संज्ञा दी किसने? भीमराव अंबेडकर ने। किस आर्टिकल को? आर्टिकल 32 को। तो आपने देखा कि आर्टिकल 32 को हम दो तरह से इसके इस्तेमाल को देखते हैं। एक तो अगर इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट्स है उनका उल्लंघन हो रहा है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है यही आर्टिकल कि आप नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। बात समझ में? अब बात करें आर्टिकल 226 के बारे में। आर्टिकल 226 है वो हाई कोर्ट को यह पावर देता है कि आप भी रिट जारी कर सकते हैं नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए। अब बात यह आती है इसका डिफरेंस क्या है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वह केवल और केवल ओनली एंड ओनली फंडामेंटल राइट्स के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी करे, पहली बात। जबकि आर्टिकल 226 है वो हाई कोर्ट को यह पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स के लिए तो रिट जारी कर सकता है, इसके अलावा एनी अदर कोई इश्यू हो उसके लिए भी वो रिट जारी कर सकता है। तो यहां से एक बात समझ में आई कि अगर हम रिट जारी करने के क्षेत्राधिकार की बात करें तो हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट की बनिस्बत ज्यादा होता है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आया होगा। दूसरी बात कि आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन का कार्य देता है, मतलब वो प्रोटेक्टर है। लेकिन साथ ही ये बात ना भूलें कि भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 32 आता है जो खुद ब खुद एक फंडामेंटल राइट्स है जिसे हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आर्टिकल 32 वो खुद एक फंडामेंटल राइट्स है, साथ ही वो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर भी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप ये बात भी यहां पे क्लियर करें। अब मेन मुद्दा आता है कि ये जो रिट जारी की जाती हैं ये रिट कितने प्रकार की होती हैं और इनसे क्या संबंध होता है, तो आइए उनको समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि जो 5 प्रकार के रिट का प्रावधान है उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैबीज कॉर्पस के बारे में। देखो, हैबीज कॉर्पस है एक लैटिन वर्ड है जिसका हिंदी में हम बात करें तो ये है बंदी प्रतीक्षण। क्या बोला गया? बंदी प्रतीक्षण। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी। हिंदी में बात करें तो शरीर प्रस्तुत करना। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें फंडामेंटल राइट्स के अंदर अधिकार दिया है कि हम हमारे प्राण और शरीर की रक्षा कर सकें। अगर आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर भीतर आपको न्यायालय में पेश नहीं किया गया है तो आपके पास एक राइट है, वो है बंदी प्रतीक्षण या हैबीज कॉर्पस। हैबीज कॉर्पस के अंतर्गत क्या किया गया कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, वो भी सशरीर। मतलब उस खुद व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत होना पड़ेगा या जिस दरोगा ने, जिस अधिकारी ने आपको गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है, वो बाध्य होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। ये जनरली देखो ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो पुलिस महकमा है इसके अंदर क्या होता है, किसी को गिरफ्तार कर लिया और 24 घंटे से ज्यादा हम उसको वहां रख लेते हैं और उसके साथ किस तरह की ज्यादती होती है, और ये ज्यादती है ये आपके नागरिक अधिकारों के विरुद्ध है। तो इससे बचने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए आपको एक रेमेडी दी गई है रिट के तौर पे, बंदी प्रतीक्षण। तो याद रखना इसका मतलब है सशरीर प्रस्तुत करना, और सीधी सी बात है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। खास बात आपको ये समझनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी रिट है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बात हुई है, तो याद रखना हैबीज कॉर्पस है, उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बात हुई है, ये आपको याद रखना। अच्छा, एक सवाल है, अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है, आप किसी संगीन जुर्म में हो और वह आपके ऊपर लागू कर दिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, निवारक निरोधक अधिनियम अगर लागू कर दिया, याद रखना निवारक निरोधक अधिनियम के तहत पुलिस एक व्यक्ति को 3 महीने के तक जेल में रख सकती है, अपने पास रख सकती है। जेल मतलब थाने में रख सकती है, अपनी कस्टडी में रख सकती है, याद रखना।
तो अगर किसी व्यक्ति पर निवारक निरोधक अधिनियम लागू हुआ है, उसके तहत उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके तहत उसे डिटेन किया गया है, तो उस पर हैबीस कॉर्पस लागू नहीं होता, बंदी प्रतिक्षण लागू नहीं होता। मतलब पुलिस अब बाध्य नहीं होगी उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कौन करता है? तो आपका जवाब होगा हैबीस कॉर्पस करता है। और हैबीस कॉर्पस किस पे लागू नहीं होता? अगर गिरफ्तारी निवारक निरोधक अधिनियम के तहत हुई है तो उस पर हैबीस कॉर्पस लागू नहीं होता, बंदी प्रतिरक्षण लागू नहीं होता। बात क्लियर है? ओके। अगली रिट के बारे में बात करें तो वो है मेंडेमस। मेंडेमस का हिंदी में मतलब होता है परमादेश, मतलब सबसे सुप्रीम आदेश है परमादेश, जिसका मतलब है वी कमांडेड, हम आदेश देते हैं। देखिए, वी कमांडेड का मतलब क्या है कि कोर्ट है वो सरकारी अधिकारी को आदेश देगा। अब वो आदेश कब देता है? जब वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल के अंदर इतनी अव्यवस्थाएं हैं, जो पेशेंट है उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, सही से उपचार नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। किसके लिए? मेंडेमस के लिए। और उनको जाके बताओ कि साहब वहां कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, हम पे कोई भी व्यक्ति अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो कोर्ट है वो कहेगा कि भाई परमादेश जारी कीजिए, और पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर सरकारी व्यक्ति के ऊपर ये आदेश जारी होगा, मेंडेमस जारी होगा। तो याद रखना, मेंडेमस का मतलब होता है वी कमांडेड, हम आदेश देते हैं। और ये किस पे लागू होता है? सरकारी व्यक्ति पे लागू होता है। और कब लागू होता है? जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा होता तो उसे आदेश दिया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का सही तरह से निर्वहन करें, अदरवाइज हम आप पर लीगल एक्शन लेंगे। अब खास बात यह है कि परमादेश या मेंडेमस है वो किस पर लागू नहीं होता? तो याद रखना, भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल पर मेंडेमस या परमादेश लागू नहीं होता है। बात समझ में? तो अगर कोई व्यक्ति, कोई सरकारी व्यक्ति है, किसी सरकारी महकमे का व्यक्ति है, वो अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन के ऊपर कोर्ट एक आदेश जारी करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? परमादेश बोलते हैं, मेंडेमस बोलते हैं। और मेंडेमस किस पे लागू नहीं होता? राष्ट्रपति और राज्यपाल पे लागू नहीं होता। एक खास बात, अगर कोई निजी व्यक्ति है उस पर ये लागू नहीं होगा, ये केवल और केवल पब्लिक ड्यूटी पे ही लागू होता है। बात समझ में आप लोगों को? ठीक है। तीसरे हिट के बारे में बात करें तो है क्यों वारंटो। क्यों वारंटो का मतलब है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब आप समझना। देखिए, इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति की किसी पोस्ट पर नियुक्ति हुई है और वह उस पोस्ट के अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा है, उस पोस्ट के अनुसार वह अपने कर्तव्य नहीं कर रहा है, तो उसकी शिकायत करने पर कोर्ट है वो अधिकार परीक्षा रिट जारी कर देगा। सीधी सी बात समझिए, आप किसी हॉस्पिटल में गए और वहां आपको इंजेक्ट करना था, आपके इंजेक्शन लगना था, तो डॉक्टर ने कह दिया सफाई कर्मचारी को कि भाई तुम इंजेक्शन लगा दो। अब मुझे एक चीज बताओ, इंजेक्शन के लिए पर्टिकुलर कोई मेडिकल अधिकारी, या तो डॉक्टर या उसका असिस्टेंट, ये अधिकृत हैं, लेकिन किससे लगवाया जा रहा है? सफाई कर्मचारी से। तो आप ये शिकायत कर सकते हो। तो अब आप बोलोगे सर ये किस प्रकार की शिकायत हुई? मैंने कहा देखो, भारतीय संविधान में हमें कहा गया है कि आप अपने प्राण की रक्षा करें। आप एक अनस्किल्ड व्यक्ति से, जो ऑथोराइज नहीं है इंजेक्शन लगाने के लिए, उससे इंजेक्शन लगवा रहे हो, तो आप उसके जीवन के साथ खेल रहे हो ना। बात समझ में आई कि नहीं? तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप शिकायत करते हो तो क्या किया जाता है कि कोर्ट है वो मेंडेमस जारी कर देता है, और माफी चाहता हूं, को वारंटो जारी करता है, जिसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। मतलब ये आपके अधिकार के परे, आपकी औकात के बाहर का काम आप मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोड पे चल रहे हैं, आप व्हीकल चला रहे हैं और आपकी गाड़ी को रोक लिया गया किसी कांस्टेबल के द्वारा, बात समझ में आई, तो वो आपका चालान नहीं बना सकता। चालान बनाने का काम है वो ए स्टार लोगों का होता है, जो पुलिस के ऊपर, हेड कांस्टेबल के ऊपर की जो रैंक होती है, उसका काम है कि वो आपका चालान बनाएगा। लेकिन कांस्टेबल आपका चालान नहीं बना सकता। वो आपको रोक सकता है, जांच कर सकता है, पर चालान नहीं बनाएगा। अगर आपका चालान कोई कांस्टेबल बनाता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये आपका अधिकार नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लीजिए, आप रेलवे में अक्सर यात्रा कर रहे हैं और रेलवे का कोई पुलिस कर्मचारी आपसे कहे कि टिकट दिखाएं, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके अधिकार में नहीं है, क्योंकि टिकट जांच करने का काम है वो टीटी का है, निरीक्षक का है, कांस्टेबल का नहीं है।
बात समझ में है कि नहीं? तो कांस्टेबल है वो टीटी का काम करेगा तो वो अपने अधिकार से परे जाके काम कर रहा है, वो उसका राइट ही नहीं है, वो उसके क्षेत्राधिकार में ही नहीं आता। तो अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके काम करता है तो उसके लिए को वारंटो जारी किया जाता है, अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। और इसके तहत क्या करता है, पद की जांच की जाती है कि भाई तुम जिस पद पे काम कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, क्या वो उस पद के अनुसार है, और जिस पद के लिए तुम अपॉइंट किए गए हो क्या आप वैसे ही कार्य कर रहे हो या कोई अलग काम कर रहे हो। तो जिस पद के लिए आप ऑथोराइज हो आप वही काम करो, औकात के बाहर का काम मत करो। ये अगर ऐसा करोगे तो को वारंटो जारी कर दिया जाएगा, अधिकार परीक्षा जारी कर दिया जाएगा। अब आपने अब तक जो देखे कि हैबीज कॉर्पस देखा, मेंडेमस देखा और को वारंटो देखा, ये सरकारी व्यक्ति विशेष के लिए लागू किया जाता है। बात समझ में आई? अब बात आती है, दो हमारे पास और बचे हैं, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण, जिसको हम बोलते हैं सर्जुरी। देखो अब ये जो प्रोहिबिशन और जो आपका सर्जुरी है, ये कोर्ट जारी करता है दूसरे कोर्ट के लिए। हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के लिए जारी करेगा। मतलब हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को कह सकता है, हाई कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये आदेश जारी कर सकते हैं। कौन कौन से? प्रोहिबिशन और सर्जुरी। तो याद रखना, एक कोर्ट दूसरे, मतलब हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट पे अगर रिट जारी करेगा तो वो रिट कौन कौन सी है? तो याद रखना, प्रतिषेध और दूसरी आपकी क्या है? उत्प्रेषण, जिसको हम बोलते हैं प्रोहिबिशन और सर्जुरी। अब बात करते हैं सबसे पहले कि प्रोहिबिशन क्या है। देखो प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू स्टॉप या फॉरबिड, रोकना। अब इस रोकने से मतलब क्या है? मतलब स्टे ऑर्डर है एक तरह से। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर या अपने इलीगल काम कर रहा है तो ऊपर वाला कोर्ट कार्रवाई के दौरान उस कार्रवाई को रुका सकता है। कहने का मतलब, जैसे अगर हम बात करें, आप झुंझुनू और सीकर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अगर कोई मामला सीकर में कोई घटना सीकर में घटित हुई है और आप झुंझुनू के कोर्ट में, झुंझुनू का कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है, तो आप जाके कह सकते हैं कि साहब ये जो सुनवाई चल रही है, जो कार्रवाई चल रही है, इलीगल है, क्योंकि ये क्षेत्राधिकारी नहीं, क्योंकि ये मामला कहां घटित हुआ? सीकर में। बात समझ में है कि नहीं? तो कार्रवाई के दौरान, याद रखना, फैसले के बाद नहीं, कार्रवाई के दौरान अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है सीकर का, उसके ऊपर जो हाई कोर्ट है राजस्थान का, वो एक ऑर्डर जारी करेगा, एक आदेश जारी करेगा, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन। तो वो कह देगा भाई इस कार्रवाई को रोको, क्योंकि ये आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है, आपके क्षेत्राधिकार के बाहर है, ये इलीगल कार्य है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट की कार्रवाइयों को रोकने के लिए, कार्रवाई प्रगतिशील होनी चाहिए, काम चल रहा होना चाहिए, सुनवाई जारी होनी चाहिए, उसके दौरान वो प्रतिषेध है वो जारी कर देता है, प्रोहिबिशन जारी कर देता है। तो याद रखना, लोअर कोर्ट के वर्क को रोकने के लिए हायर कोर्ट है वो एक ऑर्डर जारी करता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन बोलते हैं। तो ये काम जारी है उस प्रोसेस के तहत रोकता है, जिसे हम स्टे ऑर्डर की बात कर देते हैं। आखिर में आता है हमारा उत्प्रेषण, जिसको बोलते हैं सर्जुरी। सर्जुरी देखो तब आएगा जब कोई लोअर कोर्ट, अब लोअर कोर्ट देखो, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में हाई कोर्ट लोअर कोर्ट है और हाई कोर्ट के संदर्भ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो लोअर कोर्ट है। बात समझ में कि नहीं? तो इस हायरार्की को आपको पता होना चाहिए। तो अगर कोई फैसला दे दिया गया लोअर कोर्ट के द्वारा और वो फैसला या तो क्षेत्राधिकार से बाहर का है या फिर वो अनुचित न्याय दे दिया या अननेचुरल कोई फैसला दे दिया गया, तो उस फैसला आने के बाद उस फैसले को रद्द करने का जो पावर है वो किसके पास है? तो हायर कोर्ट के पास होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया तो हायर कोर्ट के पास होगा, हाई कोर्ट के पास होगा, हाई कोर्ट ने दिया तो सुप्रीम कोर्ट के पास उसका पावर होगा। क्या करने के लिए? उसका सर्जरी करने के लिए। तो देखो उत्प्रेषण या सर्जरी का मतलब है, पहले तो ये समझना कि हायर कोर्ट है वो लो कोर्ट को ये ऑर्डर देता है, ठीक है, और ये ऑर्डर कब दिया जाएगा? जब लोअर कोर्ट है वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर फैसला दे, या वो अनुचित न्याय करे, या अप्राकृतिक फैसला वो अगर दे दे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उत्प्रेषण या सर्जरी जारी की जाती है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये महत्वपूर्ण आपके पास रिट जो हम बताई थी 5 प्रकार की होती है, और 5 प्रकार में हमने देखा कि आखिर की ये जो प्रोहिबिशन और सर्जरी है ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के लिए जारी करता है। बाकी जो आप हैबीज कॉर्पस देखेंगे, मेंडेमस देखेंगे और को वारंटो देखेंगे, ये पब्लिक ड्यूटी या पब्लिक सर्वेंट के लिए जारी की जाती हैं। तो आपको इन बातों के ऊपर ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूं रिट्स के बारे में आपको अच्छे से बातें समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।